गुड इवनिंग। मैं प्रकाश दीप प्रकाश स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम 9th क्लास के एक बायोलॉजी का चैप्टर जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और इसको दो भाग में कंप्लीट करेंगे। क्योंकि यह एक लंबा चैप्टर है, इसके वजह से इसको हम 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से हम चलिए शुरू करते हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल, कोशिका के बारे में इसमें ज़्यादातर पढ़ाई है, इसी के बारे में हमें जानना है। और ये पूरी तरीके से 9th के लिए इम्पोर्टेंट है और एनसीईआरटी बेस्ड है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ होंगे जो रिटन फॉर्म में होंगे और आपको लिखना भी पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए, जीवन की सबसे छोटी एक मौलिक इकाई, मतलब जीवों की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे सेल कहते हैं। वो भली भांति आप परिचित होंगे। तो कहा जा रहा है कि कोशिका, हमारे किसी भी चीज का अगर निर्माण हो रहा है, अगर वो जीवित है तो उसमें एक सेल होंगे, सेल यानी कोशिका होगी। तो कोशिका किसी भी जीव का निर्माण, जो छोटे छोटे जो अत्यंत सूक्ष्म इकाई से बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। यह सजीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। यह फंडामेंटल यूनिट होता है जो आपका पूरे शरीर की संरचना का निर्माण करता है और कार्यों का संपादन करता है। आप देख सकते हैं इसका आकार इसका कोई फिक्स नहीं होता है, इसका आकार अनियमित होता है। मतलब यह गोल शेप में हो सकता है ये थोड़ा बड़ा साइज में हो सकता है लंबा शेप में हो सकता है। तो इसका कोई आकार फिक्स नहीं है, इसका कोई एक फिक्स आकार नहीं है। हाँ, अगर आप कहें न्यूरॉन्स का तो लंबे हो सकते हैं, न्यूरॉन सेल लंबे होते हैं। और इसी तरह कुछ अलग अलग सेल हैं जिसमें कुछ गोल भी हो सकते हैं, कोई फ्लैट हो सकते हैं, तो अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए इनका जो आकार है वो अनियमित होता है। दूसरा चीज, इनका अध्ययन क्या कहलाता है? इनका अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। सेल का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। और जो पूरे हम अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक साइटोलॉजी का ही भाग है, जिसको हम कोशिका विज्ञान कहते हैं। सेल समझ गए? कोशिका यह जीवन की सबसे सूक्ष्म इकाई के बने होते हैं और सबसे छोटी इकाई होती है। और हमारे कार्यात्मक और रचनात्मक, यानी हमारे कार्य का संचालन करने वाला भी सेल और रचना करने वाला की छोटी इकाई भी हमारा सेल होता है। कोशिका का खोज, ये 2 महान वैज्ञानिक का क्रेडिट जाता है इन लोगों को। ये है हमारे पहले वैज्ञानिक, जिनको बोलते हैं रॉबर्ट हुक। इनका नाम है रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 में कोशिका के बारे में बताया था। 1665 में उस समय बहुत ज़्यादा खोज नहीं हुई थी, फिर भी इन्होंने उस क्षेत्र में अपना योगदान दिया और सबसे पहला बार सेल के बारे में बताया। इन्होंने जो खोज किया था वो कॉर्क में किया था। कॉर्क लकड़ी के छाल में होती है, जिसे शैंपेन वगैरह में लगाया जाता है। तो उन्होंने उसका निरीक्षण किया था अपने माइक्रोस्कोप से और देखा कि उस बंद कमरे जैसे उसमें कुछ स्थान थे। जब उसको देखा, उस कॉर्क का अध्ययन किया तो उसमें कमरे जैसे थे और उन्हें इसको खोज किया, परंतु यह निर्जीव पदार्थ था। आगे कुछ समय बीतता है और आता है 1674। इन वैज्ञानिक का नाम है एंटोनी लियोनहोफ। जब ये अपने पास के बने गार्डन में एक तालाब में हाथ धो रहे थे या कुछ कर रहे थे, तो उनके नाखून में मिट्टी फंस जाता है और वो मिट्टी का आकर के अपने माइक्रोस्कोप से अध्ययन करते हैं। तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर में एक जीव था। उस जीव को जीवित था और इसी का पता उन्होंने लगाया था। इनका नाम एंटोनी लियोनहोफ है और इन्होंने खोज किया था 1674 में। हालांकि ये इनका एक ही खोज नहीं था, इसके अलावा इन्होंने स्पर्म सेल, फिर इसके अलावा आरबीसी का खोज भी इन्हीं ने किया था, एंटोनी लियोनहोफ। ये 2 वैज्ञानिक हैं जिनका क्रेडिट जाता है। एक पहला बार कि कोशिका का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने, लेकिन जीवित कोशिका का खोज इन्होंने किया था। इनका नाम था एंटोनी लियोनहोफ। याद भी आपको डेट है 1665 और 1674। आगे, कोशिका का निर्माण। जो कोशिका बने होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के चीज से बने होते हैं। एक होता है प्रोटीन और एक होता है लिपिड। लिपिड आप इसको फैट भी कह सकते हैं या वसा कह सकते हैं। परंतु बस इतना ही नहीं कि इसमें यही होता है, इसके अलावा भी इसके घटक होते हैं।
आयन्स होते हैं, कार्ब्स होते हैं, नमक होते हैं जिसको साल्ट कहते हैं, और कुछ विटामिन भी होते हैं। इसके अलावा कोशिका का सिद्धांत, जो मेन आपके क्लास में है वो चीज को यहाँ दे दिया गया है और उतना ही हम लोग पढ़ेंगे, और बाकी चीज आप क्लास के स्टडी करेंगे तो उसमें बेहतर से मिलेंगे। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी जिसे कहा जाता है। एक वैज्ञानिक थे, एक नहीं दो वैज्ञानिक थे, एक नाम था स्लीडेन, एक का नाम था स्वान, और एक समय है 1838 और समय है 1839। ये स्लीडेन ने बताया और इन लोग स्वान ने एक सेल थ्योरी दिया। इस सेल थ्योरी के अंतर्गत ये था कि जो सेल होते हैं यानी कोशिका होते हैं वो सबसे छोटी इकाई होती है और इन्हीं से पूरा कार्य होता है, यानी कि कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई जो बोल रहे थे वो इन्हीं का सेल थ्योरी दिया हुआ है। और एक इन्होंने बात बताया कि नए कोशिका का निर्माण जो होता है वो पुराने कोशिका से ही होता है। पुराने जो मौजूद कोशिका होते हैं उसी से होता है। प्री एग्जिस्टिंग सेल जिसे कहते हैं, मतलब जो पहले से सेल है उसी से इसका निर्माण होता है, ये इन्होंने बताया था। आगे इन्होंने अपना इस योगदान में इसमें अपना बहुत योगदान दिया। हालांकि ये सेल थ्योरी इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी है, लेकिन जो 9th के चैप्टर में जितना पढ़ना है उतना काफी है। सेल थ्योरी मतलब होता है कि कोशिका का सिद्धांत, यानी कोई भी हम कह सकते हैं सेल वही है जो एक छोटी इकाई भी हो और जो जिसमें पुराने सेल से उसका निर्माण हो, जिसमें केंद्रक पाया जाता हो, वही है। जैसे आप एक वायरस का नाम सुने हैं, ये सेल में नहीं आता है क्योंकि यह कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है, लेकिन आरबीसी सेल में आता है जबकि उसमें केंद्रक भी नहीं होते हैं। हमारे बॉडी में के आरबीसी में केंद्रक नहीं होते, फिर भी सेल में गिनती आती है। तो ऐसे नहीं है, इनका कुछ ऐसा जगह विरोध भी होता है, जैसे आरबीसी में इनका सेल थ्योरी लागू नहीं होता है, वायरस और वायराइड में इनका सेल थ्योरी भी लागू नहीं होता है। कोशिका के प्रकार देखिए, कोशिका को दो भाग में बांटा जाता है, एक होता है एक कोशिकीय और एक होता है बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय नाम से ही पता चल रहा है, और बहुकोशिकीय इसको बोलते हैं सिंगल सेलुलर और मल्टी सेलुलर। यानी कि जिस जीव का निर्माण एक कोशिका से होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और जिस कोशिका का निर्माण एक या दो से अधिक कोशिका से हो उसे बहुकोशिकीय कहते हैं। एक कोशिकीय का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, पैरामीशियम, अमीबा, और इसके बहुकोशिकीय का ऑक्टोपस, और बहुत से हमारे पास जैसे जीव, किसी भी जीव को ले सकते हैं आप, सारे जीव बहुकोशिकीय का एग्जाम्पल है। पेड़ हो गए, हम लोग हो गए, कोई जानवर हो गया। तो जो एक सेल से बना हो उसको सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, और जो एक से ज्यादा सेल तो उसके लिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। कोशिका के प्रकार अगर विकास के आधार पर देखें तो इसका दो भाग होता है, एक प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। अगर आप प्रो और यूकैरियोटिक भुला जाएंगे, कैसे भूलते हैं, तो आप याद रखें यू माने होता है तुम, और आप किसी को बोलते हैं तो तुम बोलते हैं, तो तुम का मतलब होता है कि तुम में क्या है, यूकैरियोटिक है। यानी अगर हम कहें कि तुम में यूकैरियोटिक हो, तो अब याद रखने का तरीका यह है कि आप जब भी बोले प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, तो आप बोलेगा तुम यूकैरियोटिक हो। तो प्रोकैरियोटिक एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब डायरेक्ट आप समझ सकते हैं उसकी अच्छे से विकास नहीं हुई होगी, सेल मेम्ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं होंगे, और उसका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होता है वो भी अच्छा से डेवलप नहीं होगा, और उसके अंगक में बहुत से अंगक ऐसे होंगे जो उसमें अनुपस्थित होगी। इसे बोलते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक जो हमारे, इसको बोलते हैं डेवलप्ड सेल, यानी हमारे जो बॉडी है, पेड़ पौधे का जो बॉडी है, मेढक का जो बॉडी है, उसका जो सेल बना होगा वो यूकैरियोटिक से बना होगा। प्रोकैरियोटिक में एक फ्लैजिला और सिलिया नामक चीज भी पाया जाता है। अगर आप इसका भी भूल जाते हैं तो पूछ जैसा निकला रहता है उसको फ्लैजिला बोलते हैं,
और जो रोआ की जैसे बॉडी पे निकला होता है सिलिया बोलते हैं। सिलिया का वर्ड छोटा है और रोआ जो निकला हुआ बॉडी का वो छोटा होता है, तो सिलिया से आप याद रख सकते हैं, ये सब सिलिया है। और ये इसका जो निकला वो फ्लैजिला है। बाकी और आगे स्टडी करेंगे यूकैरियोटिक सेल में, तो ये चीजें वहां भी मिलेगी। माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक मिलेंगे आपको, उसमें आपको ईआर मिलेगा, तो ये सब चीजें मिलेंगी। और देखते हैं प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक का जो साइज होता है 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है। इसका साइज 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच होता है। इसमें केंद्रक जो होता है वो उपस्थित नहीं होता है। केंद्रक नहीं उपस्थित होने के कारण ही से प्रोकैरियोटिक में रखा गया है। इसके झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं, यानी कि वैसे अंगक जिसमें झिल्ली होना चाहिए वो नहीं होते हैं, तो जिसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक जो होते हैं उसमें अनुपस्थित होते हैं। जिसमें झिल्ली होता है वैसे इसमें कोशिका के अंग नहीं पाए जाते हैं। इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, वो इकाई रूप में होता है, और कोशिका के विभाजन होगा वो विखंडन के द्वारा होगा या सेल डिवीजन के थ्रू इसका होगा। यह एक कोशिकीय होती है। ज्यादातर जो जीव है आपको प्रोकैरियोटिक में एक कोशिकीय है। इसका फिगर भी होगा। यही इसका डीएनए है और इसको डेवलप नहीं है। ये डीएनए एक मैगी की तरह ऐसे घूमते रहता है, इसमें इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होते। वही बात करें यूकैरियोटिक में, तो इसमें सारा चीज डेवलप होता है। जितने ऑर्गेनेलिज होंगे उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन होंगे, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो अलग पदार्थों को उसके अलग पदार्थों से रोकता है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का जो इंटरनल इसमें जो पदार्थ होंगे वो अलग होंगे और ईआर का पदार्थ अलग होगा, तो सेल जो मेम्ब्रेन है वो दोनों को रोकेगा। और इसी कारण से इसको यूकैरियोटिक मतलब डेवलप्ड सेल भी कहते हैं। और इसका आकार होता है जब 5 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक होता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग केंद्रक जो होता है वो सुस्पष्ट और विकसित केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। अभी जस्ट बात की है कि झिल्ली होना चाहिए, मेम्ब्रेन होना चाहिए। क्रोमोसोम 1 से अधिक होंगे और झिल्ली युक्त अंगक की उपस्थिति हो गई, यानी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका गोल्जी बॉडी हो गया, जितने प्रकार के इसमें ऑर्गेनेलिज होंगे, सेल ऑर्गेनेलिज होंगे, कोशिकांग होंगे, उसमें झिल्ली होगा, क्योंकि वही दोनों को अलग करके रखेगा। कोशिका विभाजन जो इसमें होता है उसमें एमाइटोसिस होता है, कोई सूत्र नहीं है, असूत्री के विभाजन होता था। प्रोकैरियोटिक में एमाइटोसिस यानी कि असूत्री के द्वारा होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में इसमें 2 प्रकार की हो सकती है, एक अर्धसूत्री जिसे हम मियोसिस कहते हैं और समसूत्री जिसे हम माइटोसिस कहते हैं। यह कोशिका विभाजन का एक रूप है। जैसे अर्धसूत्री में हम G1, S, G2 और प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज ऐसे करके इसमें विधि होती है, इसके द्वारा इसमें इसका कोशिका विभाजन होता है। इसके अंतर्गत एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय दोनों जीव आते हैं। तो ऐसे नहीं, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि एक कोशिकीय है। उसमें था कि एक कोशिकीय जीव ही होंगे, इसमें एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय दोनों भी आ सकते हैं। तो यूकैरियोटिक से आप भूलिएगा मत। यूकैरियोटिक मतलब हम, यू माने तुम मतलब जो भी बना हुआ है वो यूकैरियोटिक से बना हुआ है। जब आप एक दूसरे से बात करते हैं तो यू बोलते हैं। आगे चलते हैं। ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका होता है माइकोप्लाज्मा के नाम से जाना जाता है, और सबसे बड़ा आप शुतुरमुर्ग अंडा के नाम से, इसको ऑस्ट्रिच एग के नाम से भी जानते हैं। और सबसे लंबी होती है तंत्रिका कोशिका, जो 1 मीटर तक भी हो सकती है। यह 1 मीटर लंबी तक कोशिका हो सकती है। इसके अलावा मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव का बात किया जा रहा है तो शुक्राणु मानव की सबसे छोटी कोशिका होती है, और अंडाणु मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका होती है। ये मेल में पाया जाता है और ये फीमेल में पाया जाता है। आगे चलते हैं। तो कोशिका की संरचना, प्रत्येक कोशिका का जो जीव बना होगा तो उसमें 3 वो चीज दिखाई देता है, 3 ठो। क्या क्या दिखाई देगा? तो दिखेगा प्लाज्मा झिल्ली, जिसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, यानी कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। और साथ ही साथ केंद्रक दिखाई देगा, और एक और दिखाई देगा कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर पाए जाने वाला द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। अगर ये सेल है और ये न्यूक्लियस है तो यहाँ पे जितने होंगे ये कोशिका द्रव्य, जितने ऑर्गेनेलिज होते हैं ये कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं। और ये न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया और ये केंद्रक हो गया। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहें या सेल मेम्ब्रेन कहें, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। अगर सेल वाल की बात ना करें
तो यह सबसे बाहरी आवरण है, जंतु कोशिका में यह सबसे बाहरी आवरण होता है, झिल्ली होता है। और यह क्या है, इसका काम क्या है, बाहरी वातावरण, यानी मान के चलिए इधर कुछ चीजें होंगी, हो सकता है ब्लड हो या अन्य पदार्थ भी हो या गैप हो, तो उससे इस भाग को इससे अलग करके रखता है। इसका काम अंदर वाले भाग को बाहर वाले भाग से अलग करके रखना है। और ऐसा नहीं है कि इसमें चीजें आ नहीं सकती है और जा नहीं सकती है, इसमें आना जाना दोनों हो सकता है, लेकिन सेलेक्टिव, इसका चयनात्मक होता है। अंदर CO2 लेगा, सॉरी O2 लेगा और CO2 बाहर देगा, ये भी तो चयनात्मक है। अंदर CO2 लेना, या इसके अंदर में जल की हानि हो रही होगी तो जल का लेना और ऊर्जा को वापस निकाल के देना, इसी के कारण होता है। जरूरी पदार्थ को अंदर बाहर जाने देती है, इसी कारण इसका चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, यानी कि सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी इसे कहते हैं। और कोशिका के निश्चित आकार को यह बनाए रखती है। अगर जहां पे सेल वाल नहीं है वहां कोशिका का आकार के बनाने की बात की जाती है, तो प्लाज्मा झिल्ली ही वो कोशिकांग होते हैं जो किसी जीव के उसके रचना को बनाए रखती है। अगला अंग देखते हैं, कोशिका भित्ति। अभी जस्ट बात करते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का मतलब होता है कोशिका के पाए जाने वाले बाहर का ये वाल, यानी कि सेल वाल, यह दृढ़ता प्रदान करने वाला है, यह ठोस होता है, कठोर होता है। तो यह कोशिका का सबसे बाहरी भाग है। अगर हम जंतु कोशिका छोड़ दें और हम एक कोशिका में चले जाएं, पादप कोशिका, तो पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है जिसे हम सेल वाल कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। यह कठोर, मजबूत और मोटी, छिद्र युक्त होती है। अगर छिद्र युक्त ना हो तो चीजें अंदर और बाहर नहीं जा सकती है, तो यह छिद्र युक्त होती है। कोशिका की संरचना आकार और मजबूती प्रदान करती है। जैसे पेड़ की मजबूती सेल वाल के कारण डिपेंड करती है, किसी भी अगर जीव में अगर ये पाई जाती है तो उसमें यह मजबूती प्रदान करती है। अगला केंद्रक, जो डेवलप सेल होगा, यानी प्रोकैरियोटिक नहीं होगा, यूकैरियोटिक होगा, उसमें एक केंद्रक जो पाया जाएगा और केंद्रक के बाहर एक केंद्रक का झिल्ली मौजूद होगा, जो केंद्रक को कोशिका तरफ से अलग करके रखेगा। तो यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। महत्वपूर्ण अंग इसलिए भी है कि जैसे हमारे बॉडी का ये ब्रेन जैसे इंपॉर्टेंट है, सेल के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे सेल को नया सेल बनवाना है, किस सेल से कितना ऊर्जा निकलवाना है, या नए सेल का निर्माण क्या क्या चीज से होगा, क्या चीज का जरूरत है, पूरे सेल का मेंटेन करने वाला यही है केंद्रक। हालांकि इसकी खोज के बारे में बता दें कि इनका नाम रॉबर्ट ब्राउन था, जिन्होंने इसको खोज किया था। अगर ये भी नहीं याद रहे तो आप किसी आम की गुठली का देखे होंगे, बीच में जो बीज होता है वो ब्राउन होता है, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं कि केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली पाया जाता है। यह झिल्ली पाए जाने के कारण ही इसे प्रोकैरियोटिक से हटा करके यूकैरियोटिक में रखा गया है, क्योंकि इसके चारों तरफ झिल्ली पाए जाते हैं। केंद्रक में बहुत से भाग होते हैं, आप जैसे कि केंद्रक में जीन होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, और इसमें देख सकते हैं कि केंद्रिका इसी के अंदर में होता है। केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है, और भी इसमें चीजें होती है। जैसे आप ध्यान से देखेंगे तो डीएनए जो होती है, आरएनए होते हैं, वो सब इसी के भाग हैं। डीएनए, आरएनए सब इसी के भाग हैं, केंद्रक के भाग हैं। कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, यह कोशिका द्रव्य में सभी कोशिका अंग पाए जाते हैं। यानी कि ये हमारा कोशिका हो गया, ये हमारा केंद्रक हो गया, और केंद्रक के एक मेम्ब्रेन हो गया, और यहां जितने सेल ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं वो सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलिज ये कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। यहाँ जैविक यानी कि बायोलॉजिकल और कैटाबोलिक क्रियाएं यहीं पे संपन्न होती हैं। जितने प्रकार के बायोलॉजिकल और कैटाबोलिक रिएक्शन होते हैं सब यहीं पे होते हैं। और यह झिल्ली युक्त संरचना होती है, और झिल्ली युक्त संरचना होने का कारण भी है, यह है कोशिका द्रव्य। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कोशिका का अंगक। अब यहां से मेन चीज शुरू होता है, कोशिका का अंगक। लेकिन कोशिका का अंगक का समझने से मतलब यह है कि आप कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जितने भी अंगक होंगे, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब सारे ये सब कोशिका के अंगक कहलाते हैं, सेल ऑर्गेनेलिज कहलाते हैं।
तो प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी एक झिल्ली होती है, ये भी सब जानते हैं, बता दिया गया है कि प्रत्येक कोशिका होगा उसके चारों ओर अपनी एक झिल्ली होती है, जिसमें कि उसमें उपस्थित बाह्य पदार्थ पर्यावरण से अलग रहे। इसी को तो हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें कोशिका अंग कौन कौन है, तो ईआर जो हमारा है अंतःपर्णदबी जालिका, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सारे कोशिका अंगक है। और हम कोशिका अंगक अगले क्लास में पढ़ने जाएंगे, क्योंकि हमने बोला था हम इसको 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है और बच्चे देख नहीं पाते हैं। यहां से आपको चीजें आप क्लियर हो गया, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं आपके सामने। जीवन की मौलिक इकाई, सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका से ही ऊतक का निर्माण होता है, लेकिन सबसे छोटी कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई हमारा जो होता है वो सेल होता है। इसका आकार अनियमित होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होता, इरेगुलर शेप होता है। कोशिका का अध्ययन साइटोप्लाज्म कहलाता है। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन वह निर्जीव था। लेकिन जीवित कोशिका की खोज 1674 में एंटोनी लियोन हुक ने किया था। इन्होंने जो खोज किया था वो अपना खुद का माइक्रोस्कोप से किया था। अगला, कोशिका का निर्माण प्रोटीन, लिपिड के साथ साथ और भी घटक होते हैं। लास्ट, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था 1838-1839 में। कोशिका सिद्धांत कहता है कि पुराने सेल से ही नए सेल का निर्माण होता है, और कोई भी कोशिका बनी होती है उसका कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होता है। कौन से मतलब कोशिका है जो इनके सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं, तो आपको बोलना है वायरस और आरबीसी। हमारा आरबीसी रेड ब्लड कार्पसेल होते हैं, ये कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। आगे, कोशिका के प्रकार, अगर हम इसको कोशिकीय आधार पर देखें तो 2 प्रकार की होती है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय से बने जीव को एक कोशिकीय कहते हैं, और 2 से ज्यादा बने कोशिका से बने जीव को बहुकोशिकीय कहते हैं। आगे, अगर हम विकास के आधार पर देखें कि सेल अगर डेवलप है और अगर अनडेवलप है, अगर डेवलप है तो यूकैरियोटिक, अगर अनडेवलप है तो प्रोकैरियोटिक। यानी कि सेल के अंदर में जो केंद्रक पाया जाता है उसमें मेम्ब्रेन नहीं हो तो प्रोकैरियोटिक, अगर मेम्ब्रेन हो तो यूकैरियोटिक। आगे, प्रोकैरियोटिक, इसका आकार 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक होता है, मतलब 10 माइक्रोमीटर यानी कि 10⁻⁻⁶ मीटर। आगे देखें, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। झिल्ली युक्त कोशिका के जो अंग होते हैं, जितने प्रकार के झिल्ली वाले कोशिका अंग होंगे वो इसमें नहीं पाए जाएंगे। क्रोमोसोम एक ही होगा, यानी गुणसूत्र एक होगा। इसमें कोशिका विभाजन विखंडन के द्वारा आता है, और यह है कोशिकीय, मोस्टली कोशिकीय होते हैं। जीवाणु आप देख सकते हैं, जीवाणु जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक, मानव, जानवर, एनिमल, मेढक, ऊंट सब यूकैरियोटिक होते हैं। आकार इनका 5 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक होता है। केंद्रक विकसित होगा और सुस्पष्ट होगा। अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो सुस्पष्ट दिखेगा। झिल्ली, जितने अंगक होंगे जो झिल्ली युक्त अंगक हैं वो इसमें पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली युक्त अंगक है, इसमें पाया जाएगा। कोशिका विभाजन इसमें 2 प्रकार का होगा, अर्धसूत्री और समसूत्री। अर्धसूत्री का मतलब होता है कि एक कोशिका 2 कोशिका में विभाजित होगा, और दोनों कोशिका अलग अलग कोशिका में विभाजित होंगे। यानी एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है, उसे कहते हैं अर्धसूत्री। ये हमारे जनन कोशिका में होती है। माइटोसिस, माइटोसिस का मतलब होता है समसूत्री, मतलब सूत्रों की संख्या बराबर होगा। अगर हमारे पास 46 होगी तो 23 और 23 बराबर होंगे इसमें। अगर उसमें अर्धसूत्री का कहा जाए सूत्र बढ़ जाएंगे, अर्धसूत्री में सूत्रों की संख्या आधा हो जाएगा, यानी कि सूत्रों की संख्या अगर 46 है तो इसमें 23 हो जाएंगे और इसमें 23 हो जाएंगे। और समसूत्री का मतलब होता है कि सेल बटेंगे लेकिन सूत्रों की संख्या हमेशा 46 फिक्स रहेगा। जैसे हमारे बॉडी में 46 होती है तो उनके बॉडी में बाद में भी बनने वाले सेल में भी 46 ही रहेंगे, लेकिन अगर अर्धसूत्री का बात करें तो बट जाएंगे। और क्या अगला इसमें याद रखना है कि एक मदर सेल से, किसमें, अर्धसूत्री में एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है और प्रोसेस 2 बार होता है। जबकि समसूत्री में आपको याद रखना है कि यह प्रोसेस एक बार होती है, 1 से 2 ही सेल का निर्माण हो पाता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। हमारे बॉडी का सबसे मानव शरीर का सबसे बड़ा अगर कोशिका पूछा जाए तो अंडाणु, और सबसे छोटी पूछा जाए तो शुक्राणु। सबसे लंबी कोशिका आप याद ही रखेंगे। आगे कोशिका की संरचना इसकी होती है, यह देखा जाए तो इसमें बहुत से अंगक से मिलकर बने होते हैं। तो इसमें मुख्यतः अगर हम देखें, इसका निरीक्षण करें तो इसमें प्लाज्मा झिल्ली दिखाई देगा, केंद्रक दिखाई देगा और कोशिका द्रव्य दिखाएगा। कोशिका
झिल्ली जिसे कहते हैं, यह पर्यावरण से अपने अंदर की चीजों को बाहर से आने जाने से रोकता है और वह जरूरत के सामान को अंदर आने नहीं देता है। जरूरी पदार्थों को अंदर बाहर आने जाने के कारण इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कोशिका निश्चित आकार को बनाए रखती है, अगर जिसमें सेल वॉल नहीं पाया जाएगा उसमें आकार बना के रखना है, तो यही इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल कोशिका के आकार को बनाए रखती है, कोशिका का सबसे बाहरी भाग होता है और यह मोस्टली पादप में पाया जाता है। पादप यानी कि प्लांट सेल में, जंतु कोशिका में यह नहीं पाया जाता है। यह कठोर और मोटी छिद्र युक्त होती है। छिद्र युक्त होने का कारण यह है क्योंकि किसी भी चीज को अंदर जाने देना, अगर छिद्र नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा। कोशिका की संरचना, आकार और उसकी दृढ़ता यानी मजबूती प्रदान करने का मेन है। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था और केंद्रक का मुख्य भाग है, क्योंकि पूरे सेल का अगर स्ट्रक्चरल जो चीज है उसको देखने का कार्य करता है तो केंद्रक करता है। तो सारे चीज का मेंटेन करना इसका काम है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर में जो आप डीएनए सुनते होंगे, डीएनए पाए जाते हैं, केंद्रिका पाया जाता है, साथ ही साथ आरएनए पाए जाते हैं जिसमें क्रोमेटिन होते हैं, जीन होते हैं, सब इसी के भाग है। कोशिका द्रव्य जो है, कोशिका में केंद्रक को छोड़ करके जो बाहर में द्रव्य पाए जाते हैं उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। और कोशिका द्रव्य में ही सारे ऑर्गेनेलिज्म उपस्थित होते हैं। यहाँ जितने प्रकार के रिएक्शन जो खाने पीने से लेकर के एनर्जी का बनाना जो होता है सब इसी में होता है, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, इसमें बहुत सारे ऐसे कोशिकांग है जो सारे बायोलॉजिकल और कैटाबॉलिक क्रियाएं करती है। यह झिल्ली युक्त होती है, लेकिन झिल्ली युक्त किसमें बात किया जा रहा है? यूकैरियोटिक में। कोशिका के अंगक, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सभी अंगों को कोशिकांग कहते हैं, सेल ऑर्गेनेलिज कहते हैं। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जो बाह्य वातावरण को अंदर के वातावरण से कनेक्ट होने से रोकती है, सिर्फ सेलेक्टिव चीजों को ही अंदर जाने देती है। उदाहरण के तरीके आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कोशिकांग है। अब यहाँ से नए सेकेंड वीडियो में बाकी कोशिका के सारे अंगों को लाया जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है और इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा 9th क्लास का आपका ये चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट